जिस मुल्क में हुकूमतें और हुक्मरान और वज़राए कराम नसीहतों पर उतर आएँ, जजेस आला अदालतों के जजेस नसीहतों पर उतर आएँ, जिस मुल्क में सहाफ़ी, असातिज़ा और बाकी तबक़ात भी सिर्फ़ नसीहतों पर उतर आएँ, उसका यही हाल होता है। हर एक दूसरे को नसीहत कर रहा है, जिसके पास इख्तियार है वो भी बेबसी ज़ाहिर कर रहा है, और जो बेचारा बेइख्तियार है उसे तो बेबस होना ही होना है। आज मुझे कौमी असम्बली में तकरीर फरमा रहे थे वफाकी वज़ीर दिफा जी। ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा कि 500 अरब रुपया जो है वो रियल इस्टेट वाले चोरी करते हैं टैक्स, और 250 अरब जो है तंबाकू वाले करते हैं, 60 अरब फलां करता है, 70 अरब फलां करता है। और वह पूरी चार्जशीट हुकूमत पर, मौजूदा हुकूमत पर भी, माजी में 3 दफ़ा मुस्लिम लीग की हुकूमत रही उस पर भी लगा रहे थे, पीपल्स पार्टी की 5-6 दफ़ा हुकूमत रही उस पर भी चार्जशीट आयद कर रहे थे। लेकिन इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था कि जब आपको 3-3, 4-4 दफ़ा इक़्तिदार मिला, आपको तो खैर 2/3 मेजॉरिटी मिलती रही, तो आपने ये टैक्स सिस्टम ठीक क्यों नहीं किया? आपने बजट का सिस्टम जिस पर आप सबसे ज़्यादा बरहम थे वो ठीक नहीं किया। जुडिशरी का सिस्टम क्यों ठीक नहीं किया? ये जो वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ाने वाले, जलावतन करने वाले, मुकदमात बनाने वाले लोग थे, उनका मुहासबा क्यों नहीं किया? तो जब ऐसी सूरत हो बैरिस्टर साहब, तो फिर मुल्क का यही हाल होता है, और हम आप बैठ के सिर्फ रोना रो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कहीं अगर प्लानिंग होती, कहीं अगर मुस्तक़बिल शनासी होती, कहीं कोई मनसूबा बंदी होती, कहीं कोई मुल्क का दर्द ही होता, तकलीफ ही होती, वसाइल के ज़िया की पर ही अफसोस होता, तो कुछ ना कुछ हो सकता था। बांग्लादेश हमारा ही हिस्सा था। हिंदुस्तान जो पहले 1947 से पहले हम उसका हिस्सा थे। अगर हिंदुस्तान आगे चला गया, बांग्लादेश आगे चला गया, तो इसका मतलब है हमारे यहाँ सरासर जो खास, हर आदमी तो ज़ाहिर बात है अपनी ज़िम्मेदारी तो हर एक की है, लेकिन जो रूलिंग एलीट है, ये जो हुक्मरान अशराफिया है, ये सबसे बड़ी मुजरिम है, और इसके जराइम की सज़ा पूरी कौम भुगत रही है। लेकिन मैं तो कौम को भी शामिल करूँगा कि कौम ने भी अपनी ज़िम्मेदारी जो थी पूछगछ करने की, हिसाब किताब करने की अपने हुक्मरानों से, वो भी फ़र्ज़ अदा नहीं किया। तो उसके नतीजे में सब कुछ हमें देखना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो और मैं इंट्रो में बताना चाहता था इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तकरीबन पिछले साल सवा साल के अंदर पाकिस्तानी करेंसी जिस तरह से डिप्लीट हुई है, हमारी हुकूमत को अंदाज़ा है कि किस तरह फॉरेन इन्वेस्टर जो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हो सकते थे, उनका कॉन्फिडेंस कैसे शेक एंड ब्रेक हो चुका है इस वक्त। मैंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जी अगले 2-3 साल तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का माहौल ही नहीं है। अब साल सवा साल पहले तकरीबन ये तमाम ममालिक जिनके मैंने नाम लिए, इनकी करेंसी जो है वो तकरीबन 50% तक कम थी। ये दरहम जो है इस वक्त तकरीबन 78 रुपए का एक दरम है। ये 40-42 पे फ्लोट करता था एक साल सवा साल पहले। बांग्लादेशी टका इस वक्त 2 रुपए 50 पैसे का है, ये तकरीबन 50% कम था। इंडियन रुपया 3.5 रुपए का है, और यूएस डॉलर तो आप जानते हैं कि इंटर बैंक में 287 रुपए का है, और ओपन मार्केट में वो 300 से ऊपर फ्लोट करता है। तो ये जब होगा तो फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में क्यों आएगा? वो कहता है जी कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, अपना जो डॉलर है या दरहम है उसको पाकिस्तानी करेंसी में वो चेंज होगा, उधर जाएगा। आपकी करेंसी का तो कोई पता नहीं लगता। विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ टाइम वो इतनी ज़्यादा गिर जाती है कि हमारा तो, हम मिसाल के तौर पे अगर 1 करोड़ रुपया वहाँ पे कर रहे हैं, वो 50 लाख रुपया रह जाएगा। तो ये वाली जो अनसर्टनिटी है, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमें। इरशाद आरिफ साहब, देखें, जब तमाम सियासतदान और हुक्मरान तबकात आपस में लड़ रहे हों, अदलिया और पार्लियामेंट आपस में बाहम दस्तगिरबां हों, हुक्मरान तबकात अपनी अपनी डफली बजा रहे हों, यानी एक हुक्मरान इत्तेहाद है और उसमें पीपल्स पार्टी का रुख किसी तरफ है, और मौलाना फजल रहमान का किसी और तरफ है, और मुस्लिम लीग का किसी और तरफ है, और सारे के सारे सिर्फ अपना
ذاتی مفاد، جماعتی مفاد، خاندانی مفاد دیکھ رہے ہیں، ملک کا مفاد کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اور پالیسیز بھی ہیں وہ اسی حوالے سے بن رہی ہیں۔ انتقام غالب ہے، ایک جنون سوار ہے کہ شاید کل کا دن طلوع ہوگا یا نہیں ہوگا، تو جتنے ہم حساب برابر کر سکتے ہیں وہ کر لیں، جتنا پیسہ سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹ لیں، اور جتنی سیاسی فائدے اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا لیں۔ آئین بازیچہ اطفال ہے، عدالتیں بے بس نظر آتی ہیں، پارلیمنٹ ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے جہاں صبح سے شام تک تقریریں ہوتی ہیں، قانون سازی صرف ہوتی ہے فلاں خاندان کو کیا فائدہ پہنچانا ہے، فلاں طبقے کو کون سا فائدہ پہنچانا ہے۔ ایک بات انہوں نے، خواجہ صاحب نے یہ بھی کہی جی کہ جناب والا یہاں مافیاز بنے ہوئے ہیں، اور بھائی بات یہ ہے کہ یہ مافیاز جو ہیں ان کا نام کھل کر لیں، اور ان کو کنٹرول کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو پرابلم یہ بن گیا ہے کہ یہاں کوئی ملک کے مستقبل کے حوالے سے، اس وقت آپ باہر سے ہو کے ہیں، ہمیں بھی آنا جانا رہتا ہے، جی جتنی مایوسی اس ملک میں ہے اپنے مستقبل سے، اپنے ملک کے مستقبل سے، قوم کے کسی ملک میں آپ کو دیکھنے کو ملی ہے؟ شاید افریقہ کے کسی ملک میں بھی لوگ اپنے مستقبل سے اتنا مایوس نہ ہوں جتنا ہمارے ہاں ایک پیدا کر دی گئی ہے یا پیدا ہو چکی ہے۔ تو جس قوم کے نوجوان نسل مایوس ہو اور حکمران بے بسی اور بے اختیاری کا روتے ہوئے ہوں، قانون کی حکمرانی نہ ہو، کسی ادارے کا دوسرا ادارہ احترام نہ کر رہا ہو، طوائف الملوکی اور کیا ہوتی ہے، انارکی کیا ہوتی ہے؟ یہی کچھ تو ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے اچھا، کہ آپ نے کوئی پارلیمنٹ کے شخص، حوالے سے کہا کوئی ارشاد ادارہ صاحب، جی قانون کے تابع نہیں ہے۔